दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीडिंग बुक्स विद नासे में। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का दूसरा टॉपिक, भारत पर तुर्कों का आक्रमण। यह थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए इसे हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। तुर्क आक्रमण के पूर्व संपूर्ण भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। उन सभी राज्यों का वर्णन करना हमारा ध्येय नहीं है। यहाँ केवल उन्हीं तत्वों पर प्रकाश डाला जाएगा जो भारतीय व्यवस्थाओं के मौलिक त्रुटियों के रूप में हमारे सामने आते हैं तथा जिन्होंने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मुस्लिम आक्रमणकारियों की सहायता की। उन दिनों राजनीतिक शक्ति के रूप में केवल राजपूत राज्यों का महत्व था। राजपूतों की नीति ने भारत में सामंतशाही संस्थाओं को जन्म दिया। जाति की प्रथा ने समाज को संकीर्ण वर्गों में विभाजित कर दिया था। इस कारण ही भारत में सामूहिक नागरिकता की भावना लुप्त हो गई, जो तुर्क आक्रमणकारियों के लिए बड़ा ही लाभदायक सिद्ध हुआ। भारतीय राजनीतिक जीवन की एक विशेषता बहुशासकीय प्रणाली थी। भारत ऐसे राष्ट्रों का समूह मात्र था जो प्रत्येक दृष्टि से स्वतंत्र थे। इन शासकों के बीच पारस्परिक द्वेष, कलह तथा संघर्ष की भावना बलवती होती गई। एकता का प्रश्न ही नहीं था। राजपूत सरकारों का स्वरूप पूर्णतः सामंती था। प्रत्येक राज्य जागीरों में विभाजित था। खेद की बात यह थी कि सामंत अपने कर्तव्यों की अवहेलना करने लगे थे। उनके द्वारा निजी सेना का रखा जाना, कर लगाना तथा करों की वसूली करना आदि बातों के कारण राजनीतिक सत्ता पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को काफी बल मिला। शासन और सेना पर सामंतों का प्रभाव व्यापक रूप से बढ़ गया, जो राजा की सत्ता के लिए घातक सिद्ध हुआ। इन सामंतों के आंतरिक द्वेष, कलह एवं संघर्ष के कारण सारे देश में आंतरिक अराजकता एवं अशांति की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तत्कालीन राजनीतिक प्रणाली इस युग के सामाजिक गठन के मूल दोषों को भी प्रतिबिंबित करती है। वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत ने भारत के लोगों की समन्वयक चेतना और देशभक्ति की भावना का नाश कर दिया था। देश के प्रति लोगों में निष्ठा की कोई भावना भी नहीं थी। व्यक्तिगत तथा सामुदायिक दृष्टि से इसके कारण लोगों का नैतिक पतन हुआ, जिसके परिणाम अत्यंत घातक सिद्ध हुए। वस्तुतः जाति का सिद्धांत मानव के मानवोचित सम्मान का निषेध है। भारतीय समाज परंपरागत 4 प्रधान वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में बटा हुआ था। अल्बेरूनी ने लिखा है, हिंदू अपनी जातियों को वर्ण कहते हैं, जिसका अर्थ है रंग और वंश वृक्ष के दृष्टिकोण से वे उन्हें जातक अर्थात जन्मित कहते हैं। आरंभ से ही ये जातियां 4 थीं, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण समाज की चोटी पर थे और उन्हें मनुष्यों में सर्वोत्तम समझा जाता था। यह कहना था अल्बेरूनी का। अल्बेरूनी के अनुसार वेदों का अध्ययन करने से तथा मोक्ष प्राप्ति का अधिकार केवल ब्राह्मण तथा क्षत्रियों को ही था। क्षत्रिय शासन और सैनिक कार्य करते थे। वैश्यों और शूद्रों को सामाजिक अनुक्रम में नीचे का दर्जा प्रदान किया गया था। वैश्यों का मुख्य पेशा खेती, पशुपालन तथा व्यापार था। अल्बेरूनी के शब्दों में शूद्र ब्राह्मणों के नौकर के समान थे। वैश्य और शूद्र समस्त पवित्र ज्ञान से वंचित थे। अगर ये वेदों का पाठ करते तो इनकी जीभ काट ली जाती थी। इस पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर हबीब ने ठीक ही लिखा है, ऋग्वैदिक काल में ऐसी नीति की आवश्यकता हो भी सकती थी और नहीं भी, किंतु 11वीं शताब्दी में अर्थात अल्बेरूनी, अबू सेना तथा सुल्तान महमूद के काल में यह मूर्खतापूर्ण पागलपन से भरी तथा आत्मघाती नीति थी और ब्राह्मणों को, जो स्वयं बड़े तर्कवादी तथा अत्यंत प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे, इस महान अक्षम्य सामाजिक अपराध के लिए बहुत भयंकर मूल्य चुकाना था। उल्लेखित 4 वर्णों के अतिरिक्त समाज में एक ऐसा भी वर्ण था जिसकी गणना किसी जाति में नहीं थी और जिसे अंतज्य कहते थे। इनमें उल्लेखनीय थे धोबी, चर्मकार, नाविक, मछुआ, बहेलिया, जुलाहे, जादूगर तथा ढाल बनाने वाले। ये द्विजय के गांव अथवा नगरों के पास किंतु उनके बाहर रहा करते थे।
अल्बेरूनी ने लिखा है, यदि कोई अपनी जाति का व्यवसाय या कर्तव्य ग्रहण करना चाहता है, तो चाहे वह दूसरी जाति के लिए सम्मान का विषय ही क्यों न हो, तो वह पाप समझा जाता है। डोम, चांडाल, बधातु तथा हांडियों का भी एक अलग वर्ण था और वे सबसे निम्न कोटि के लोग होते थे। उन्हें गंदा काम करना पड़ता था। अल्बेरूनी लिखता है कि वास्तव में वे लोग अवैध बच्चों की भांति समझे जाते थे और उनके साथ समाज में बहिष्कृत व्यक्तियों की तरह व्यवहार किया जाता है। समाज छुआछूत की भयंकर बीमारी से बुरी तरह ग्रसित था, जो अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुआ। उल्लेखनीय तत्व भारतीय राजनीति तथा समाज की बड़ी कमजोरियां थीं और तुर्कों की विजय में इनका व्यापक महत्व है। तुर्कों का आक्रमण। अपनी प्रारंभिक विजयों के बावजूद अरब भारत में सिंध तथा मुल्तान से आगे नहीं बढ़ सके, किंतु जिस कार्य का प्रारंभ अरबों ने किया था, उसे आगे चलकर तुर्कों ने पूरा किया। अरबों द्वारा सिंध विजय के पश्चात 300 वर्षों तक किसी विदेशी ने भारत पर दृष्टि नहीं डाली। अरबों के बाद भारत पर आक्रमण करने वाली जाति तुर्क थी। वास्तव में भारत की विजय तुर्कों ने की थी और इस विजय का प्रभाव संपूर्ण भारत पर पड़ा। इस्लाम के इतिहास में जिन जातियों ने विशेष प्रभाव डाले हैं, उनमें एक जाति तुर्कों की भी थी। तुर्क मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। कालांतर में उनकी संख्या में वृद्धि हुई और उनका विस्तार पश्चिम एशिया में हो गया। उनका सांस्कृतिक स्तर निम्न श्रेणी का था, परंतु वे बड़े खूंखार लड़ाके थे। तुर्कों का विशेष प्रभावकारी युग 10वीं शताब्दी से आरंभ होता है। इससे कुछ पहले ही तुर्कों ने इस्लाम अंगीकार कर लिया था। तुर्क वैसे भी बर्बर और खूंखार थे। इस्लाम के जोश ने उन्हें 10वीं शताब्दी तक अब्बासी वंश पतन की ओर बढ़ने लगा था। इस शताब्दी के बाद अब्बासी खलीफा केवल नामधारी शासक रह गए थे। राजधानी के बाहर तो क्या, उसके भीतर भी उनका अधिकार उनके संरक्षकों पर निर्भर हो गया था। इस काल में खिलाफत के पूर्वी साम्राज्य में विभिन्न स्वतंत्र राजवंश स्थापित हुए, जिनका भारतीय इतिहास और तुर्कों के उत्थान से घनिष्ठ संबंध है। इनमें समानी राजवंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इसकी स्थापना तुर्कों द्वारा की गई थी। इस्माइल वंश इसका संस्थापक था। इस्माइल इस वंश का संस्थापक था। इसकी राजधानी बुखारा में थी। गजनी का उत्थान। इस वंश का एक उल्लेखनीय शासक अहमद था। उसकी योग्यता को देखकर अहमद ने उसे बल्ख का हाकिम, प्रांतीय शासक नियुक्त कर दिया। आगे चलकर इसी अल्पतगिन ने 932 ईस्वी में गजनी में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सप्तुगिन। अल्पतगिन की मृत्यु के पश्चात उसके दामाद और दास सप्तुगिन ने 977 ईस्वी में गजनी पर अपना अधिकार कर लिया। उसने लगभग 20 वर्षों तक शासन किया। तुर्कों के प्रारंभिक अभियान। सुबुदगिन एक योग्य, पराक्रमी एवं महत्वाकांक्षी शासक था। यद्यपि उसका अधिकांश समय मध्य एशिया की राजनीतिक उलझनों में बीता, फिर भी उसने भारत पर धावे मारे। उस समय पंजाब में जयपाल शाही का राज्य था। जयपाल को गजनी के शासक के आक्रमण के खतरे की अनुभूति थी, अतः उसने एक बड़ी सेना लेकर 986-87 ईस्वी में गजनी पर आक्रमण कर दिया, किंतु एक भयंकर तूफान के कारण उसकी सेना अस्त व्यस्त हो गई और उसे सुबुक्तगिन के साथ एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी। उसने युद्ध का हर्जाना 50 हाथी तथा अपनी कुछ भूमि सुबुक्तगिन को देने का वचन दिया, किंतु लाहौर लौटने पर उसने संधि की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। तब बदले की भावना से सुबुक्तगिन ने एक विशाल सेना लेकर जयपाल के राज्य पर आक्रमण किया। क्योंकि जयपाल अकेला गजनी के शासक का सामना करने की स्थिति में नहीं था, अतः उसने पड़ोसी हिंदू राजाओं से सहायता की याचना की। कन्नौज के प्रतिहार चौहान तथा चंदेल राजाओं ने जयपाल को सहयोग भी किया। हिंदुओं की सम्मिलित सेना ने सुदूर अफगानिस्तान में स्थित कुर्रम की घाटी में सुबुक्तगिन की सेना का सामना किया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई, किंतु इस बार भी युद्ध में सुबुक्तगिन की विजय हुई तथा
लगमान और पेशावर तक उसका अधिकार हो गया। जयपाल को सुबुदगीन के साथ पुनः अपमानजनक संधि करनी पड़ी। गजनी का शासन लूटपाट से प्राप्त अतुल धनराशि लेकर लौट गया। गजनी का शासक जीते हुए प्रदेश की रक्षा के लिए पेशावर में एक सेना रख दी गई। सुबुदगीन एक महान विजेता एवं साम्राज्य निर्माता था। उसने एक सुविस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। यद्यपि उसने पंजाब के शाही शासक जयपाल तथा उसके कुछ अन्य भारतीय सहयोगियों को परास्त किया, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उसने भारत में न तो अपने साम्राज्य का विस्तार किया और न वह यहाँ इस्लाम के प्रचार की विशेष इच्छा ही रखता था। फिर भी उसने भारत विजय के युग का प्रारंभ कर दिया था, जिसका अनुसरण करके उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी महमूद गजनी ने भारत के विरुद्ध अपने प्रसिद्ध अभियान किए। महमूद गजनी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति। विदेशी आक्रमण के संदर्भ में किसी देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का महत्व काफी अधिक होता है। अगर इन दृष्टिकोणों से देश की स्थिति मजबूत रहती है तो आक्रमणकारियों की एक नहीं चल पाती। किंतु ठीक इसके विपरीत यदि देश कमजोर रहता है तो आक्रमणकारियों की बनाती है। तुर्की आक्रमण का प्रारंभ भारत में यद्यपि सुबुक्दीन के काल में से ही हो जाता है, किंतु इस देश में महमूद गजनी के आक्रमणों का बड़ा ही महत्व है। दुर्भाग्यवश जब इस देश पर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, उस समय भारत की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। महमूद की सफलताओं में इसका बहुत बड़ा सहयोग था। राजनीतिक स्थिति। गजनवी आक्रमण काल में भारत की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कुछ अंश में तो यह अरब आक्रमण काल की अपेक्षा विदेशी आक्रमणकारियों के लिए और भी अनुकूल थी। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में कोई विदेशी उपनिवेश न था, किंतु 10वीं शताब्दी यहाँ मुल्तान और मंसूरा के 2 विदेशी राज्य थे। इन राज्यों की जनसंख्या के एक बड़े वर्ग ने इस्लाम को अंगीकार कर लिया था। दक्षिण भारत में भी विशेषकर मालाबार में अरबों के उपनिवेश थे। इन भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति गजनी तथा मध्य एशिया के से आने वाले अपने मुसलमान बंधुओं के साथ थी। इस समय भारत अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। विभिन्न राज्यों के बीच आपसी सहयोग, एकता, देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना की कमी थी। सभी शासक अपने समक्ष दूसरे शासक को तुच्छ समझते थे। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने तत्कालीन भारत को स्वतंत्र राज्यों का समूह कहकर पुकारा है। भारत एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र बनकर रह गया था। गजनवी आक्रमण के समय मुल्तान तथा सिंध पर अरबों का राज्य था। अरब शासक नाम मात्र के लिए खलीफा का प्रभुत्व स्वीकार करते थे। भारत के हिंदू शासक इस क्षेत्र के मुस्लिम शासकों के प्रति उदारता की नीति का पालन करते थे। अरबों तथा भारतीय मुसलमानों के साथ सहृदयता का बर्ताव किया जाता था। उन्हें अपने धर्म का प्रचार करने तथा नए लोगों को मुसलमान बनाने की छूट थी। शेष भारत में हिंदू राजवंशों का शासन था। यहाँ कुछ प्रमुख राज्यों का उल्लेख अनिवार्य हो जाता है। हिंदू शाही राजवंश के राज्य। उत्तर पश्चिम में हिंदू शाही वंश का राज्य था। यह चिनाब नदी से हिंदू कुश पर्वत तक फैला हुआ था। काबुल, पेशावर, ओहिंद, लाहौर आदि इस राज्य के मुख्य नगर थे। शाही वंश प्रारंभ में बड़ा शक्तिशाली था। इस राजवंश ने अकेले ही 200 वर्षों तक अरब आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के इस वंश का शासक जयपाल था। वह एक वीर सैनिक तथा योग्य शासक था। उसके राज्य की स्थिति ऐसी थी कि गजनी आक्रमणकारियों का पहला झोंका उसे ही सहना पड़ा। कश्मीर का राज्य। उत्तर में कश्मीर का स्वतंत्र राज्य था। यहाँ अनेक वंशों का उत्थान पतन हो चुका था। 10वीं सदी के अंत में यहाँ दिद्दा नामक स्त्री का शासन था। उसने 1003 ईस्वी तक कश्मीर पर शासन किया। उसके शासनकाल में कश्मीर में अव्यवस्था फैल गई थी और देश की स्थिति शोचनीय हो गई थी। कन्नौज का राज्य। गजनवी आक्रमण काल में कन्नौज का राज्य काफी प्रभावशाली था। लगभग
836 ईस्वी में कन्नौज में शक्तिशाली प्रतिहार राजवंश की नींव डाली गई थी। इस वंश में वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, महिपाल आदि प्रतापी शासक हुए। इनके संघर्ष बंगाल के पाल तथा दक्षिण के राष्ट्रकूट शासकों से हुए। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित कर प्रतिहारों की शक्ति पर गहरा आघात किया। बुंदेलखंड के चंदेल, गुजरात के चालुक्य और मालवा के परमार, जो पहले प्रतिहारों में अधीनस्थ सामंत थे, एक एक कर स्वतंत्र हो गए। इस वंश का अंतिम राजा राज्यपाल ही था। अपने प्रभुत्व काल में प्रतिहारों ने यद्यपि सफलतापूर्वक अरबों के विस्तार को रोक कर रखा, किंतु वे गजनी के आक्रमणकारियों से अपने देश की रक्षा करने में असमर्थ रहे। बंगाल के पाल वंश का राज्य। इस काल में बंगाल में शक्तिशाली पाल वंश का राज्य था। प्रारंभ में इस वंश के शासक अत्यंत शक्तिशाली प्रमाणित हुए। देवपाल इस वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। उसके उत्तराधिकारी अयोग्य एवं दुर्बल थे, अतः उनके शासनकाल में बंगाल का तेजी से पतन हुआ। इस काल में प्रतिहार शासकों के साथ उनके भीषण संघर्ष हुए। इसके चलते उनकी शक्ति और क्षीण हो गई। महमूद गजनी का समकालीन पाल शासक महिपाल प्रथम था। वह एक योग्य शासक था। उसने अपने वंश के वैभव की पुनः स्थापना की, किंतु अब तक पाल राज्य विकेंद्रित हो चुका था। बंगाल के कुछ भागों पर शक्तिशाली सामंतों का अधिकार था, जो केवल नाम मात्र को ही पाल शासकों का प्रभुत्व स्वीकार करते थे। गजनी आक्रमण काल में पालों को दक्षिण के प्रतापी चोल शासक राजेंद्र चोल के आक्रमणों के चलते भीषण क्षति उठानी पड़ी, किंतु बंगाल दूरी के कारण गजनी आक्रमणों से मुक्त रहा। उत्तर भारत के अन्य राज्य। उपयुक्त उत्तर भारत में विभिन्न छोटे छोटे राज्य थे। प्रतिहार वंश के पतन होने पर 3 नए वंशों का उदय हुआ। गुजरात में चालुक्य, बुंदेलखंड में चंदेल और मालवा के परमार। चालुक्य और परमार शासकों के बीच निरंतर संघर्ष होते रहे। परमार शासक मुंज 974 से 997 ईस्वी तो इसी संघर्ष में मारा गया। महमूद का समकालीन परमार शासक भोज, जो कि 1018 से 1060 ईस्वी था, उसकी अभिरुचि युद्ध की अपेक्षा कला एवं साहित्य में अधिक थी। गुजरात में चालुक्य वंश का राजा भीम 1020 से 1062 ईस्वी महमूद का समकालीन था। दक्षिण के राज्य। इस काल में दक्षिण भारत की अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों के बीच भी निरंतर संघर्ष होते रहे। संपूर्ण दक्षिण में अशांति और अव्यवस्था की स्थिति बनी रही। अतः अर्थव्यवस्था तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में इस काल में दक्षिण का उल्लेखनीय विकास नहीं हो पाया। दक्षिण के पूर्ववर्ती चालुक्यों और राष्ट्रकूटों में प्रभुत्व के लिए दीर्घकाल तक संघर्ष हुए। इस भांति दक्षिण के ये दोनों राजवंश शक्तिहीन हो गए। इसके बाद दक्षिण में पल्लव वंश की शक्ति बढ़ी, किंतु जल्द ही उनका भी पतन हो गया। गजनी के आक्रमण काल में दक्षिण में 2 प्रसिद्ध राज्य थे। कल्याणी हैदराबाद में परवर्ती चालुक्यों का और तंजौर में चोलों का राज्य। चोल शासकों में राजेंद्र चोल अत्यंत प्रतापी था। उसने उत्तर तथा दक्षिण के अनेक प्रदेश जीते। चोल तथा चालुक्य शासकों का आपसी संबंध मित्रतापूर्ण नहीं था। महमूद के आक्रमण काल में दक्षिण के ये राज्य आपसी संघर्षों में लगे हुए थे। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। इन राज्यों में एकता, सहयोग, देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना के स्थान पर ईर्ष्या, द्वेष एवं संघर्ष की प्रधानता थी। शासन का स्वरूप प्रायः सामंतशाही राजतंत्र था। युद्ध में अधिक व्यस्त रहने के कारण इन सभी राज्यों की नीति पर सैनिक आवश्यकताओं का भारी प्रभाव रहता था। अतः लोकहितकारी कार्यों की अपेक्षाकृत उपेक्षा होती थी। साधारण जनता राज्य के कार्यों की ओर से उदासीन हो गई थी। उन्हें शासन एवं राजवंशों के उत्थान अथवा पतन से कोई मतलब नहीं रह गया था। ऐसे राजनीतिक वातावरण में महत्वाकांक्षी आक्रमणकारियों की बन ही आती है। महमूद गजनी ने इसका पूरा लाभ उठाया। सामाजिक स्थिति। भारतीय समाज में इस काल में घुसी हुई
बुराइयों ने भी आक्रमणकारियों को सहयोग दिया। समाज में संकीर्णता आ गई थी। समाज में ऊंच नीच, अमीर गरीब, छुआछूत आदि का गहरा भेदभाव था। उच्च वर्ग के लोग नीच वर्ग के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते थे। अमीरों के द्वारा गरीबों का शोषण किया जा रहा था। समाज में ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का सर्वाधिक सम्मान था। शूद्रों तथा चांडालों की स्थिति दयनीय हो गई थी। अतः सुविधाहीन तथा शोषित वर्ग के लोग काफी असंतुष्ट थे और अपने जातिगत संगठनों को दृढ़ करके अपना सामाजिक सम्मान बढ़ाना चाहते थे। समाज में स्त्रियों की स्थिति भी पहले की अपेक्षा गिर गई थी। उनका सम्मान घट गया था। स्त्रियां भोग विलास का साधन मात्र बनकर रह गई थी। बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, बालिका हत्या, बहुविवाह, पर्दों की प्रथा तथा सती प्रथा आदि प्रथाएं बनकर रह गई थी। आदि प्रथाएं स्त्री समाज को घुन की तरह नष्ट कर रही थी। भारतीय समाज में पृथकत्व की भावना बलवती हो रही थी। लोगों में राष्ट्रीय उत्साह तथा देशभक्ति की भावनाओं का लोप हो चुका था। इस काल तक विचारों की संकीर्णता भारतीयों के चरित्र का एक अंग बन गई थी। भारतवासी कूपमंडू बन गए थे और परस्पर या विदेशियों से मिलना जुलना और विचार विनिमय करना वे अर्थहीन समझते थे। उनका विश्वास था कि एक देश, राष्ट्र, धर्म एवं जाति के रूप में वे विश्व श्रेष्ठतम थे। प्रसिद्ध अरब विद्वान अल्बेरूनी लिखता है कि हिंदुओं के पूर्वज इतने संकीर्ण विचारों के न थे जितने इस युग यानी कि 11वीं शताब्दी के लोग थे। उसको यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ था कि हिंदू लोग यह नहीं चाहते थे कि जो एक बार अपवित्र हो चुका है उसे पुनः शुद्ध करके अपना लिया जाए। इस संकीर्णता और कूपमंडुता के कारण इस समय भारत का अन्य देशों से अधिक संपर्क नहीं रह गया। विदेशों में होने वाली घटनाओं से भारतीय अनभिज्ञ रहे। देश की रक्षा करना क्षत्रियों का ही उत्तरदायित्व समझा जाता था, न कि संपूर्ण देशवासियों का। सामूहिक कर्तव्य समाज के विभिन्न वर्गों में जागरूकता की कमी थी और लोग मातृभूमि की रक्षा के लिए सचेत नहीं रहते। समाज गतिहीन और निष्क्रिय हो गया। आर्थिक स्थिति। यद्यपि आर्थिक दृष्टि से भारत संपन्न था, किंतु दुर्भाग्यवश उसकी संपन्नता भी उसके दुख का कारण बन गई थी। भारत एक धन्य धान्य से युक्त देश था। कृषि, विभिन्न उद्योग धंधे तथा वाणिज्य व्यवसायों की उन्नति के कारण देश में धन दौलत की काफी वृद्धि हो गई थी। व्यक्तियों ने खूब धन संचित कर लिया। देवालयों में आधुनिक बैंकों की भांति अपार संपत्ति एकत्र थी। भारत विदेशी आक्रमणकारियों के लिए सोने की चिड़िया था। भारत की असीम संपत्ति की कहानी का विदेशों में भी प्रचार था। विदेशी लुटेरों के लिए यह प्रलोभन उन्हें भारत पर आक्रमण करने के लिए बाध्य कर रहा था। महमूद के भारतीय आक्रमण का प्रधान उद्देश्य भी भारतीय संपत्ति का अपहरण करना ही था। एक ओर हम भारत की आर्थिक संपन्नता को देखते हैं, तो दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था की बुराइयां भी देखने के लिए मिलती है। आर्थिक दृष्टि से समाज के विभिन्न वर्गों में गहरी असमानता थी। राजा, सामंत, दरबारी, व्यापारी तथा अधिकारीगण का जीवन तो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध एवं विलासपूर्ण था, किंतु दूसरी ओर गांव के साधारण लोग, कृषक, मजदूर आदि अभाव पीड़ित नहीं रहते हुए भी सुख चैन की जिंदगी नहीं जी सकते थे। उन्हें कठोर परिश्रम करना पड़ता था, तब जाकर वे 2 समय का खाना जुटा पाते थे। इस प्रकार की आर्थिक विषमता सदा ही हानिकारक साबित होती है। धार्मिक स्थिति। समाज की तरह धार्मिक क्षेत्र में भी भारत में उच्च आदर्शों का हम इस काल में अभाव पाते हैं। धर्म में भी अधःपतन होने लगा था। यद्यपि शंकराचार्य के प्रयत्नों के कारण इस काल में पौराणिक हिंदू धर्म का उत्थान हुआ था, किंतु इस धर्म में भी अनेक बुराइयां थीं। अंधविश्वास, प्रबल मूर्ति पूजा, मंदिर निर्माण, कर्मकांड, व्रत, उपवास, उत्सव आदि पर काफी जोर दिया जाता था। हिंदू धर्म में अनेक शक्तिशाली संप्रदायों का विकास हुआ था। इनके विपरीत इनके बीच पारस्परिक संघर्ष था। शैव एवं वैष्णव परस्पर संघर्षरत थे। इस काल में वाम मार्गी संप्रदाय अधिक प्रभावशाली हो गया था। इसके अनुयायी सुरापान, मांसाहार, व्यभिचार आदि दुर्व्यसनों में लिप्त रहते थे।
ये खाओ पियो और मौज करो वाले सिद्धांत के समर्थक थे। नालंदा जैसे शैक्षणिक संस्थाओं में भी इन दूषित भावनाओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। मंदिरों एवं मठों में धन का बाहुल्य था। यहाँ देवदासियां तथा अन्य स्त्रियां भी रहती थीं। स्त्री और धन के संगम से विलासिता और भ्रष्टाचार का आगमन होता ही है। इस प्रकार इस काल में मठ एवं मंदिर व्यभिचार एवं भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। धर्म में नैतिकता और आध्यात्मिकता का अभाव रहा। साधु संत और सन्यासी श्रद्धा की अपेक्षा उपहार के पात्र बन गए। इस काल में बौद्ध धर्म का पतन हुआ। धर्म की यह स्थिति भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार में सहायक हो सकती थी। सांस्कृतिक स्थिति। इस युग में हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पतन आया। शिक्षा एवं साहित्य पर भी दूषित वातावरण का प्रभाव पड़ा। इस काल में उत्कृष्ट साहित्य की रचना बहुत कम हुई। साहित्य की सजीवता और सुरुचि का अंत हो गया। अश्लील पुस्तकों की रचना में विद्वानों को संकोच नहीं होता था। भारतीय स्थापत्य कला, चित्रकला तथा अन्य ललित कलाओं पर भी बुरा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। संक्षेप में किसी योग्य एवं महत्वाकांक्षी आक्रमणकारी के लिए भारत में परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल थी। देश की पतनोन्मुखी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थिति आक्रमणकारियों को निमंत्रण दे रही थी। तुर्कों ने इसी स्वर्ण अवसर से लाभ उठाया और भविष्य में भारत के एक विस्तृत मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर दी। भारत में महमूद गजनवी 998 से 1030 ईस्वी। प्रारंभिक जीवन। महमूद का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। उसकी माता जाबुलिस्तान के एक सरदार की कन्या थी। महमूद अपने पिता की तरह योग्य एवं वीर था। उसे बाल्यकाल में इस्लामी ढंग की श्रेष्ठ शिक्षा दी गई थी। बाल्यकाल से ही उसमें वीरोचित गुणों और युद्ध प्रियता का विकास हुआ। उसने अपने पिता के साम्राज्य विस्तार और धर्म प्रचार के सपनों को साकार कर उसकी समस्त आशाओं को पूर्ण कर दिया। किशोरावस्था में ही उसने हिरात, खुरासान, नेशापुर आदि के विरुद्ध तथा पंजाब के जयपाल के खिलाफ युद्धों में अपने पिता को सक्रिय सहयोग दिया था। वह युद्ध कला एवं राजकौशल में अत्यंत प्रवीण था। अपने पिता के शासनकाल में वह खुरासान का प्रांतीय शासक था। सुबुक्दीन की मृत्यु के पश्चात गजनी के अमीरों ने उसके छोटे भाई इस्माइल को गद्दी पर बैठा दिया, किंतु जल्द ही महमूद ने इस्माइल को युद्ध में पराजित कर गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया। महमूद का राज्यारोहण। सुबुक्दीन की मृत्यु के एक वर्ष बाद गृह युद्ध में सफलता के पश्चात 998 ईस्वी में बड़े शान शौकत के साथ महमूद गजनी गद्दी पर आरूढ़ हुआ। राज्यारोहण के समय उसकी अवस्था 27 वर्ष की थी। उस समय उसके राज्य में अफगानिस्तान और खुरासान सम्मिलित थे। महमूद के प्रारंभिक अभियान। महमूद अत्यंत प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी युवक था। वह अपने छोटे से राज्य को एक विशाल एवं शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में परिणत करना चाहता था। मध्य एशिया की सामानी वंश के गृह युद्ध का लाभ उठाकर उसने सामानी सुल्तान से बलपूर्वक खुरासान को छीन लिया। इस प्रकार बुखारा राज्य के आधे भाग पर उसका अधिकार हो गया। अब वह गजनी का स्वतंत्र शासक बन गया और उसने सुल्तान की पदवी धारण की। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने उसके पद को मान्यता प्रदान की और उसे यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधियों से विभूषित किया। महमूद ने अपनी शक्तिशाली सेना, रण कौशल और सफल नेतृत्व के बल पर अपने पड़ोसी राज्यों पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया। इस प्रकार उसने 999 ईस्वी में खुरासान, 1002 ईस्वी में सिस्तान, 1012 ईस्वी में गर्शिस्तान, 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म और उसके बाद 1019-20 ईस्वी में गोर राज्यों को परास्त कर उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। इन प्रारंभिक सफलताओं से उत्साहित होकर महमूद ने अब अपना ध्यान भारत की ओर आकृष्ट किया। कहते हैं कि खलीफा को प्रसन्न करने के लिए उसने प्रतिज्ञा की कि वह प्रतिवर्ष भारत के मूर्ति पूजक हिंदुओं के विरुद्ध धर्म युद्ध किया करेगा। महमूद के भारतीय आक्रमण के उद्देश्य एवं लक्ष्य।
आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारतवर्ष पर 17 बार आक्रमण किए और देश के विभिन्न क्षेत्रों में लूटपाट मचाई। आखिर उसका इन आक्रमणों के पीछे क्या उद्देश्य था? इस प्रश्न को लेकर विद्वानों के बीच गहरे मतभेद हैं। वस्तुतः उसने अनेक उद्देश्यों और प्रयोजनों से भारत पर आक्रमण किए। उनका हम संक्षेप में यहाँ उल्लेख करेंगे। प्रोफेसर हबीब, डॉक्टर मोहम्मद नाजिम और डॉक्टर S.M. जाफर जैसे विद्वान महमूद के आक्रमण का प्रधान उद्देश्य लूट का लोभ ही बताते हैं। इस उद्देश्य को छिपाने के लिए उसने धर्म की तो केवल आड़ ली थी। श्री हेबल का कथन है कि यदि बगदाद में उतना धन मिलने की संभावना होती जितना कि सोमनाथ में थी, तो महमूद उसे भी उतने ही निर्दयता से लूटता। उतबी ने उतने अपने आश्रयदाता के इस धन लोभ को धार्मिक उत्साह के भव्य आवरण से ढकने का यत्न किया है। B.A. स्मिथ एवं डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद तथा प्रोफेसर S.R. शर्मा का भी मत है कि भारत में सदियों से वंचित धन को लूटना ही उसका प्रधान उद्देश्य था। ऐसा कुछ खास कारणों से था। पहला, भारतीय संपदा का अपहरण। महमूद का साम्राज्य भारत की अपेक्षा कम संपन्न था और वह इसकी संपन्नता में वृद्धि करना चाहता था। इसके अतिरिक्त साम्राज्य के शासन को सुचारू और संगठित रूप से चलाने के लिए तथा उसकी सुरक्षा एवं स्थायित्व के लिए भी धन की आवश्यकता थी। उसे भारत की संपन्नता, विशेष रूप से वर्षों से मंदिरों में संचित विपुल धनराशि की सूचना थी। वह इसे प्राप्त करना चाहता था। दूसरा, साम्राज्य विस्तार और उसकी सुरक्षा के लिए धन की आवश्यकता। महमूद मध्य एशिया में एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। उसे अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा भी करनी थी। पुनः उत्तर में उसे आक्रमणकारी तुर्क कबीलों का सामना भी करना पड़ रहा था। इसके लिए भी उसे धन की आवश्यकता थी। भारत की लूट आवश्यक धन प्राप्ति का अच्छा साधन थी। तीसरा, महमूद तथा उसके सैनिकों की धन लिप्सा। महमूद तुर्क एवं अन्य लड़ाकू जातियों को अपनी सेना में भर्ती करता था। भारत की लूट उनके लिए अच्छा प्रलोभन था। इससे वे सहर्ष महमूद की सेना में भर्ती हो जाते थे और महमूद के लिए युद्ध करते थे। इस प्रकार धन लिप्सा ने महमूद को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। धार्मिक उद्देश्य। अनेक इतिहासकारों का मत है कि महमूद के आक्रमणों का उद्देश्य भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना भी था। उसका दरबारी लेखक उतबी ने लिखा है कि भारत पर उसके आक्रमण जिहाद के रूप में थे और उनका उद्देश्य भारत में प्रचलित मूर्ति पूजा को समाप्त कर इस्लाम का प्रसार करना था। इसलिए महमूद ने मूर्तियों को तोड़ा और मंदिरों को लूटा। उसने खलीफा को ऐसा करने का आश्वासन भी दिया था। कुछ मुस्लिम लेखकों के मतानुसार महमूद ने केवल इस्लाम धर्म का प्रचार ही नहीं किया, बल्कि इसके गौरव को भी बढ़ाया। उन्होंने उसे अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले एक ऐसे मुजाहिद के रूप में प्रस्तुत किया है कि जिसके पद चिन्हों का अनुकरण कर सभी पाक मुसलमान बादशाह गर्व का अनुभव करेंगे। डॉक्टर ताजिम ने भी महमूद को एक धर्म प्रचारक के रूप में स्वीकार किया है। इनका मत है कि सोमनाथ के मंदिर की क्षति मूर्ति पूजा पर इस्लाम की चमत्कारपूर्ण विजय थी और धर्म रक्षक के रूप में समस्त मुस्लिम संसार में महमूद की प्रशंसा की गई। कुछ आधुनिक मुस्लिम इतिहासकार महमूद के आक्रमणों का उद्देश्य धार्मिक था यह मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि महमूद ने इस्लाम के प्रचारार्थ भारत पर आक्रमण नहीं किया था, किंतु उतबी के लेख से यह प्रमाणित हो जाता है कि महमूद ने काफिरों के देश भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए आक्रमण किए थे। अल्बेरूनी भी, जो महमूद का समकालीन था, इस बात को स्वीकार करता है। महमूद कट्टर सुन्नी मुसलमान था, अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस्लाम का प्रसार करना उसके भारतीय आक्रमणों का उद्देश्य रहा है। लेन पुल ने ऐसा ही माना है। राजनीतिक उद्देश्य। कुछ इतिहासकारों की अवधारणा है कि महमूद भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना भी करना चाहता था।
इसी उद्देश्य से उसने पंजाब को जीता था। गिबिन, C.B. वैद्य तथा डॉक्टर नाजिम तो उसे एक सफल शासक भी मानते हैं, किंतु कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिनके आधार पर सहज ही कहा जा सकता है कि भारत में साम्राज्य स्थापित करना महमूद का लक्ष्य नहीं था। पहला, पंजाब को उसने अपने साम्राज्य में इसलिए सम्मिलित किया कि वह पंजाब को अपने कार्यकलापों का केंद्र बनाकर भारत पर सुगमतापूर्वक बार-बार आक्रमण कर सकता था। दूसरा, महमूद ने उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों पर आक्रमण किया और जीता, किंतु सिर्फ पंजाब को छोड़कर उसने किसी भी क्षेत्र पर अपना अधिकार नहीं किया। अगर वह भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की इच्छा रखता तो वह ऐसा कभी नहीं करता। तीसरा, महमूद इस बात को अच्छी तरह से समझता था कि भारत एक विशाल देश है, अतः उस पर गजनी जैसे दूरस्थ नगर से शासन करना असंभव है। वैसे भी उनका अपना ही साम्राज्य अत्यंत विस्तृत था। भारत के मिल जाने से उसका विस्तार और अधिक हो जाता, और ऐसे विस्तृत साम्राज्य को सुरक्षित एवं संभाल कर रखना एक व्यक्ति के लिए असंभव था। भारत की गर्म आर्द्र जलवायु ठंडे प्रदेशों में रहने वाले महमूद के समर्थकों के अनुकूल न थी। पांचवा, भारतीय राज्यों को लूटना सहज हो सकता था, किंतु उन पर विजय प्राप्त कर स्थायी शासन स्थापित करना अत्यंत कठिन था। महमूद ऐसी कठिनाई मोल नहीं लेना चाहता था। हस्ती दल की प्राप्ति। महमूद भारत में तो नहीं किंतु मध्य एशिया में अवश्य ही अपने साम्राज्य विस्तार के लिए प्रयत्नशील रहा। वह मध्य एशिया में अपने युद्धों के लिए हाथी प्राप्त करना चाहता था। भारत से उसे हाथी और महावत दोनों ही मिल गए। खलीफा का आदेश। कुछ विद्वानों का मत है कि जब 999 ईस्वी में खलीफा ने महमूद को सुल्तान स्वीकार कर उसे उपाधियों से अलंकृत किया था, तब महमूद ने उसे प्रतिवर्ष भारत पर आक्रमण करने का वचन दिया था। भारत पर अनेकों बार आक्रमण करके उसने अपना वचन निभाया। मंदिरों का विनाश और उनकी लूट। महमूद कट्टर सुन्नी तो था, वह लालची भी था। धर्मांधता ने उसे मंदिरों और मूर्तियों का विध्वंस करने के लिए प्रेरित किया, किंतु साथ ही साथ मंदिरों की वर्षों से संचित धनराशि पर भी उसकी नजर थी और इसे प्राप्त करना भी उसका उद्देश्य और लक्ष्य रहा था। मथुरा और थानेश्वर के मंदिरों को उसने बुरी तरह से विध्वंस किया था। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने से महमूद गजनवी की प्रतिष्ठा मुसलमानों की दृष्टि में काफी बढ़ गई थी। भविष्य में तुर्क सेनापतियों और भारतीय मुस्लिम सुल्तानों ने भी मंदिर और मूर्तियों को तोड़ने फोड़ने में महमूद का अनुकरण किया। कुशल कारीगरों की प्राप्ति। महमूद कला प्रेमी भी था। वह गजनी में भव्य भवनों का निर्माण करवाना चाहता था। इसके लिए वह भारत से अपने साथ कुशल कारीगर भी ले गया था। अतः कहा जाता है कि उसके बाद के आक्रमणों में भारत से कुशल कारीगर प्राप्त करना भी एक उद्देश्य था। वस्तुतः कम या अधिक मात्रा में ये सभी उद्देश्य महमूद के मन में रहे थे, जिन्होंने उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण नया टॉपिक है। महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों की संख्या में मतभेद है। बहुत से इतिहासकारों का मत है कि उसने 12 बार आक्रमण किए, किंतु इतिहासकार इलियट के मत में 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच की अवधि में महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। अधिकांश विद्वान इलियट के मत का ही समर्थन करते हैं। इन आक्रमणों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। सीमांत दुर्ग पर आक्रमण। महमूद ने 1000 ईस्वी में अपने पिता के प्रतिद्वंदी और शत्रु जयपाल के राज्य के सीमांत दुर्गों पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन कर लिया। पंजाब पर आक्रमण। महमूद का प्रथम प्रसिद्ध आक्रमण 1001 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल के विरुद्ध हुआ। जयपाल और महमूद के सेनाओं में पेशावर के निकट 28 नवंबर 1001 ईस्वी को भीषण संग्राम हुआ। जयपाल ने शत्रु सेना का वीरता से सामना किया, परंतु विजयश्री ने वरमाला महमूद के गले में डाली। जयपाल को उसके सहयोगियों के साथ बंदी बना लिया गया। उन्हें अपमानित किया गया और शारीरिक यातनाएं दी गई। जयपाल ने विजेता को 25 सहस्त्र दिरहिम और 50 हाथी देकर अपनी मुक्ति प्राप्त की।
इसके बाद महमूद जयपाल की राजधानी वहंद तक पहुंचा और नगर को खूब लूटा और अपार धनराशि लेकर गजनी वापस लौट गया। अंत में महमूद और जयपाल के बीच संधि हो गई और जयपाल ने महमूद को बड़ी मात्रा में धन दिया। भविष्य में जयपाल कोई उपद्रव नहीं कर सके, इसलिए महमूद ने जयपाल के एक पुत्र और एक पौत्र को धरोहर के रूप में अपने पास रख लिया। जयपाल इस अपमान को न सह सका और उसने चिता की अग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया। जयपाल के उत्तराधिकारियों को उसकी यह बलिदानी याद रही और उन्होंने निरंतर 20 वर्षों तक महमूद का घोर विरोध किया। भेरा पर आक्रमण। 1003 ईस्वी में महमूद ने झेलम नदी के तट पर स्थित भेरा नामक स्थान पर आक्रमण किया। भेरा के शक ने 4 दिनों तक बड़ी वीरता और उत्साह से महमूद की सेना से युद्ध किया, परंतु वह पराजित हो गया। विजय के बाद महमूद ने भेरा में खूब लूटपाट की और अपार धन लेकर गजनी लौट गया। महमूद ने भेरा को अपने राज्य में मिला लिया। भेरा के शासक ने पराजय, दुख और लज्जा के कारण आत्महत्या कर ली। मुल्तान पर आक्रमण। 1005 ईस्वी में महमूद ने मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान का तत्कालीन शासक अब्दुल फतह दाऊद था। चूंकि दाऊद शिया मतावलंबी था, अतः महमूद, जो कि एक सुन्नी था, काफिरों की तरह उसका भी नाश करना चाहता था। इसके अतिरिक्त दाऊद ने महमूद की सेना को मुल्तान के राज्य से गुजरने नहीं दिया था। महमूद की सेना को राह में पंजाब के शासक जयपाल के उत्तराधिकारी आनंदपाल से युद्ध करना पड़ा। दोनों की सेनाओं के बीच भयंकर संघर्ष हुए। आनंदपाल पराजित होकर कश्मीर भाग गया। फतह दाऊद ने महमूद सेना की बड़ी वीरता से सामना किया, किंतु वह पराजित हुआ। मुल्तान को जीतकर महमूद ने लगभग 2 लाख दिरहम वसूल किए और अब्दुल फतह ने महमूद को 20 सहस्त्र दिरहम वार्षिक कर देने का आश्वासन दिया। महमूद ने मुल्तान से लौटने के पूर्व आनंदपाल के सुखपाल को मुल्तान का राज्यपाल नियुक्त किया। सुखपाल ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। भटिंडा पर आक्रमण। महमूद गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र के प्रसिद्ध नगरों एवं मंदिरों को लूटकर वहां की विपुल धनराशि को प्राप्त करना चाहता था। भटिंडा गंगा यमुना नदी के घाटी में प्रवेश करने के मार्ग में पड़ता था, अतः बिना भटिंडा पर अधिकार किए महमूद के लिए दोआब पर आक्रमण करना कठिन था। इसलिए उसने 1005 ईस्वी में भटिंडा पर आक्रमण किया। भटिंडा का शासक बाजी राय बड़ा ही प्रतापी और साहसी व्यक्ति था। 3 दिनों तक उसने भयंकर युद्ध किया, किंतु अंत में बाजी राय परास्त हो गया। बाजी राय ने अपनी सम्मान की रक्षा के लिए आत्महत्या कर ली। भटिंडा के दुर्ग पर महमूद का अधिकार हो गया। तुर्क सेना ने भटिंडा में असंख्य निर्दोष नर नारियों को कत्ल कर दिया। अनेकानेक व्यक्तियों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। मंदिरों को विध्वंस कर मस्जिदों का निर्माण किया और इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए अनेक मुल्ला मौलवियों को नियुक्त किया। भटिंडा के युद्ध से महमूद को अपार धनराशि हाथ लगी और कुछ हाथी भी प्राप्त हुए। सुखपाल सेवकपाल पर आक्रमण। सुखपाल को महमूद ने मुल्तान का शासक नियुक्त किया था। बाद में इस्लाम धर्म का परित्याग कर वह मुल्तान का स्वतंत्र शासक बन बैठा। इस पर महमूद ने कुपित होकर 1008 ईस्वी में सेवकपाल को दंड देने के लिए मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। सुखपाल के 4 लाख दिरहम दंड के रूप में उसने वसूल की। उसे उत्तरी पंजाब में खदेड़ दिया गया। इसके बाद दाऊद को पुनः मुल्तान का शासक नियुक्त कर दिया गया। आनंदपाल पर आक्रमण और नगरकोट की लूट। 1008 ईस्वी में महमूद ने पंजाब के शासक जयपाल के उत्तराधिकारी आनंदपाल पर आक्रमण किया। आनंदपाल के विरुद्ध इस आक्रमण के कुछ खास कारण थे। पहला, आनंदपाल ने मुल्तान के नरेश दाऊद को महमूद के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी। दूसरा, जब तक आनंदपाल के अधिकार में पंजाब था, महमूद भारत के भीतरी प्रदेशों में आगे नहीं बढ़ सकता था। तीसरा, आनंदपाल अपनी और अपने पिता की पराजय का बदला महमूद से लेना चाहता था। चौथा, महमूद की सत्ता का अंत करने और भारत की सुरक्षा के लिए आनंदपाल ने अनेक राजपूत राजाओं का एक संघ निर्मित किया था।
लाहौर के राजा आनंदपाल ने दाऊद की काफ़ी सहायता की थी, इसलिए महमूद ने 1008 ईस्वी में आनंदपाल पर आक्रमण कर दिया। आनंदपाल ने उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, देहली तथा अजमेर के राजाओं की सहायता से एक विशाल सेना तैयार की। मुल्तान के खोखरों ने इस युद्ध में आनंदपाल की बहुत सहायता की। झेलम नदी के किनारे उंद नामक स्थान पर आनंदपाल तथा महमूद की सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। दुर्भाग्यवश आनंदपाल का हाथी बारूद की आग से भड़क कर भाग खड़ा हुआ। फलतः उसकी सेना में भगदड़ मच गई। महमूद ने इससे लाभ उठाया और अपने चुने हुए सैनिकों द्वारा हिंदू सेना पर पीछे से अंतिम धावा बोल दिया। हिंदुओं के पैर उखड़ गए और उनकी पराजय हो गई। महमूद ने आनंदपाल की राजधानी को लूटकर अपार धन प्राप्त किया। इसके बाद उसने कांगड़ा प्रदेश की राजधानी नगरकोट पर आक्रमण किया। यहाँ ज्वालामुखी देवी के मंदिर में तथा आनंदपाल के दुर्ग में अपार धन संग्रहित था। महमूद ने इसे प्राप्त करने के लिए नगर, मंदिर और दुर्ग को घेर लिया। 3 दिन तक भयंकर युद्ध करने के बाद हिंदुओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ से 7 लाख सोने के दिनार, 700 मन सोने और चांदी के बर्तन, 200 मन सोना, 2000 मन चांदी और 20 मन जवाहरात लूटकर महमूद अपने साथ गजनी ले गया। नारायणपुर पर आक्रमण। व्यावसायिक एवं सैनिक दृष्टिकोण से उन दिनों राजस्थान में नारायणपुर का छोटा सा राज्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसी नगर से होकर उत्तरी भारत में अन्य प्रमुख राज्य मार्ग भी जाते थे। अतः इस नगर पर अधिकार कर लेने से महमूद की लूट का मार्ग सुलभ और प्रशस्त हो जाता। महमूद ने नारायणपुर पर आक्रमण किया और वहां के शासक को परास्त कर उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिया। मुल्तान पर आक्रमण। सुखपाल को परास्त कर महमूद ने दाऊद को अपने अधीन कर मुल्तान का शासक नियुक्त किया था। दाऊद ने बाद में स्वतंत्र होने का प्रयास किया। उसको सीख देने के लिए 1010 ईस्वी में महमूद ने दाऊद के विरुद्ध मुल्तान पर आक्रमण किए। युद्ध में महमूद को सफलता मिली। विजयोपरांत मुल्तान को गजनी के साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। त्रिलोचन पाल पर आक्रमण। आनंदपाल के पुत्र और उत्तराधिकारी त्रिलोचन पाल के विरुद्ध महमूद ने 1013 ईस्वी में आक्रमण किया, किंतु इसमें उसे विशेष सफलता नहीं मिली। अतः दूसरे वर्ष पुनः आक्रमण किया। महमूद के योग्य सैन्य संचालन के कारण त्रिलोचन पाल परास्त हुआ और वह कश्मीर भाग गया। कश्मीर के शासक और त्रिलोचन पाल की सम्मिलित सेना ने महमूद की सेना का सामना किया, किंतु महमूद पुनः सफल हुआ। शाहियों के विरुद्ध महमूद की यह अंतिम और निर्णायक सफलता थी। इसके पश्चात महमूद ने त्रिलोचन पाल की राजधानी नंद पर अधिकार कर लिया और वहां तुर्क शासन की स्थापना की गई। थानेश्वर में चक्रवाक स्वामी का अत्यंत प्रसिद्ध और संपन्न मंदिर था। थानेश्वर पर आक्रमण है। महमूद 1014 ईस्वी में थानेश्वर पर आक्रमण करने के लिए बढ़ा। मार्ग में सतलज नदी के पूर्वी किनारे पर राजा राम नामक एक हिंदू शासक ने महमूद का मार्ग अवरुद्ध किया। यद्यपि युद्ध में महमूद विजयी हुआ, किंतु उसे अपार क्षति उठानी पड़ी। इस विजय के बाद वह थानेश्वर पहुंचा। थानेश्वर के शासक ने महमूद की बड़ी वीरता से सामना किया, किंतु परास्त होकर भाग गया। थानेश्वर में लूटपाट, हत्या और बलात्कार के नंगे नृत्य हुए। नगर और चक्रवाक स्वामी के मंदिर को मुस्लिम सैनिकों ने जमकर लूटा। चक्रवाक स्वामी की मूर्ति को उठाकर महमूद गजनी साथ ले गया और वहां अपमानजनक ढंग से उसे एक सार्वजनिक चौक में फेंक दिया गया। थानेश्वर की लूट से महमूद को अपार संपत्ति और हाथी प्राप्त हुए। कश्मीर पर आक्रमण। कश्मीर के शासक ने त्रिलोचन पाल और उसके पुत्र भीमपाल को संरक्षण प्रदान किया था। अतः महमूद कश्मीर के शासक से चिढ़ा हुआ था। उसने 1015 ईस्वी में कश्मीर पर आक्रमण किया, किंतु उसे विशेष सफलता नहीं मिली। 1021 ईस्वी में उसने पुनः कश्मीर पर आक्रमण किया, किंतु इस बार फिर से कश्मीर को जीतने में उसे सफलता नहीं मिली। अतः उसने कश्मीर विजय की कामना का त्याग कर दिया। भारत के भीतरी प्रदेश और मथुरा तथा कन्नौज पर आक्रमण।
1016 ईस्वी में महमूद ने विशाल सेना लेकर सिंधु तथा यमुना नदियों को पार किया और बुंदेल शहर तक आ धमका। इसके बाद वह महावन पहुंचा। महावन के नरेश कुलचंद्र को उसने परास्त कर दिया। यहाँ से उसने बहुत सा सामान और 80 हाथी प्राप्त किए। इसके उपरांत महमूद ने मथुरा की ओर प्रस्थान किया। मथुरा इस समय दिल्ली का शासक विजयपाल के राज्य में था। मथुरा में उसने खूब लूटमार की। महमूद के दरबारी इतिहासकार उतबी ने लिखा है कि महमूद गजनवी ने मथुरा से शुद्ध सोने से बनी 5 मूर्तियां लूटी, जिनमें से प्रत्येक 5 हाथ ऊंची थी और उनमें से प्रत्येक में 1 लाख रत्न जड़े हुए थे, जिसे यदि बाजार में रखा जाता और 50,000 दिनार उसका मूल्य बताया जाता तो सुल्तान उस मूल्य को कम मानता और बड़ी उत्सुकता से उसे खरीद लेता। मथुरा और वृंदावन के नगरों में भी महमूद ने लूट, अग्निकांड और नृशंसतापूर्वक लोगों की हत्या कर अमानवता का तांडव किया। मथुरा की लूट के बाद महमूद ने कन्नौज की ओर प्रस्थान किया। कन्नौज के राठौर वंशी राजा जयचंद्र को उसने अपना आधिपत्य स्वीकार करने को बाध्य किया। जयचंद्र ने महमूद को 85 हाथी और बहुत सा धन तथा जवाहरात दिए। इसके बाद महमूद मार्ग में अनेक नगरों को लूटता, फूंकता और उजाड़ता हुआ गजनी लौट गया। कालजीनर पर आक्रमण। 1019 ईस्वी में महमूद ने कालिंजर पर आक्रमण किया। उसने वहां के राजा नंद को परास्त किया और हिंदू सेना के शिविरों एवं नगरों को लूटकर अतुल धन लेकर वह गजनी लौट गया। पंजाब पर आक्रमण। 1021 ईस्वी में महमूद ने एक बार फिर पंजाब पर आक्रमण किया। इस बार उसने पंजाब में सुव्यवस्थित प्रशासन स्थापित किया, अलग अलग भागों में अपने प्रतिनिधि शासक नियुक्त किए और सामरिक महत्व के स्थानों पर सेनाएं रखी। ग्वालियर तथा कालिंजर पर आक्रमण। 1022 ईस्वी में महमूद का आक्रमण ग्वालियर तथा कालिंजर पर हुआ। दोनों के शासकों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। उसने बहुत सी भेंट लेकर महमूद गजनी को लौट गया। सोमनाथ पर आक्रमण। महमूद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण स्वराष्ट्र के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हुआ। 17 अक्टूबर 1024 ईस्वी को महमूद अपनी सेना के साथ सोमनाथ पर आक्रमण करने के उद्देश्य से बढ़ा। मार्ग में लूट के लालची बहुत से स्वयंसेवी भी उसके साथ हो लिए। 20 नवंबर को महमूद मुल्तान पहुंचा। जनवरी 1025 ईस्वी में वह आन्हिलवाड़ा पहुंचा और सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के निम्नलिखित कारण थे। पहला, महमूद की धन लोलुपता ने उसे सोमनाथ मंदिर की अतुल धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ के पुजारियों और ब्राह्मणों ने महमूद पर व्यंग प्रहार किए थे। इससे कुपित होकर उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। तीसरा, मंदिरों को लूटने और मूर्तियों को नष्ट करने तथा काफिरों का कत्ल करने में महमूद को विशेष अभिरुचि थी। सोमनाथ के मंदिर के आसपास लगभग 10,000 गांव थे। मंदिर में सोमनाथ की मूर्ति बीचों बीच बिना किसी आधार के लटक रही थी। मूर्ति के निकट सोने की जंजीर थी, जिनका वजन लगभग 200 मन था। जब महमूद सोमनाथ के मंदिर पर लूट और विध्वंस के लिए पहुंचा, तब रक्षकों के दल मंदिर में से एक के बाद एक निकल कर आए और युद्ध में मारे गए। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भीषण नरसंहार हुआ। मंदिर में प्रविष्ट होकर महमूद ने मंदिर की संपत्ति को खूब लूटा। यद्यपि मंदिर के पुजारियों ने उसे धन आदि का लालच देकर मूर्ति को विध्वंसित न करने का आग्रह किया, किंतु उसने मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इन टुकड़ों को उसने गजनी, मक्का और मदीना भिजवा दिया। वहां इन टुकड़ों को गलियों एवं मस्जिदों की सीढ़ियों में लगवाया गया, जिससे वे वहां आने जाने वाले मुसलमानों के पैरों से कुचले जा सके। मूर्ति को तोड़ने पर उसमें से इतने बहुमूल्य रत्न, मड़ियां और मूल्यवान धातु निकले, जिसे देखकर महमूद की आंखें चकाचौंध हो गई। सोमनाथ की मंदिर की लूट से उसे लगभग 200 करोड़ दिनार के मूल्य के सामान प्राप्त हुए। सोमनाथ की लूट के माल से लदा हुआ महमूद पश्चिम के मार्ग से सिंध होता हुआ गजनी की ओर लौट गया। मुल्तान के जाटों और खोखरों पर आक्रमण। महमूद
का 17वां और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में मुल्तान के जाटों और खोखरों पर हुआ। पंजाब के राज्य के छिन्न भिन्न हो जाने पर इन जातियों की शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी और वे आसपास के क्षेत्रों में उत्पात मचा रहे थे। जब महमूद सोमनाथ पर विजय प्राप्त कर गजनी लौट रहा था, तब इन लोगों ने उसे काफ़ी तंग किया था। अतः उसकी शक्ति को कुचलने और उनकी धृष्टता का दंड देने के लिए महमूद ने उन पर आक्रमण किया। तुर्की सेना ने जाटों और खोखरों को बुरी तरह से पराजित किया। उनकी बस्तियां जला दी गई। कत्लेआम का बाजार गर्म हो उठा। उसके बाल बच्चों और स्त्रियों को पकड़कर दास बना लिया गया। यह महमूद का अंतिम आक्रमण था। महमूद की मृत्यु 30 अप्रैल 1030 ईस्वी को महमूद की मृत्यु हो गई। महमूद की मृत्यु के समय गजनी का साम्राज्य अपने विस्तार की सीमा पर था। शाही राजकोष धन धान्य से परिपूर्ण था। आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं दोस्तों। इसके बाद का टॉपिक जो है महमूद की सफलता